थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम एंड मजा आ गया आप लोगों को जब सबको यहाँ पर देख के आप लोगों के मुस्कुराते हंसते चेहरे देख के द वाइब्रेशंस दैट आई एम गेटिंग, जो मैं वाइब्स पकड़ रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो अनडिस्क्राइबेबल है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, सब लीडर्स बैठे हैं यहाँ पर एंड बीएफआई एंड बीबीआई एंड अबव मीटिंग है, तो बिल्कुल लेट्स टॉक स्ट्रेट टॉक, एकदम बिल्कुल। सब लोग यहाँ पर ग्रो करना चाहते हैं, सब लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पर दांव पे लगाया हुआ है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ड्रीम्स लेके बैठे हैं। हर आदमी की सिचुएशन फर्क फर्क है, लेकिन फिर भी कुछ बातें कॉमन है सबके बिजनेसेस में। तो लेट्स टॉक स्ट्रेट, और मैं सीधे जंप कर रहा हूँ कि क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें जरूरी हैं, क्या करना चाहिए हम लोगों को, कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। कुछ जो मैंने अपने इतने सालों के अनुभव में ऑब्जर्व किया है, उसके बेसिस पे मैं कुछ बात आपसे करूंगा। कुछ ऐसी चीज अगर आपको समझ में ना आए या कुछ कंफ्यूजन हो, तो डेफिनेटली आप अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ के इसको डिस्कस कीजिएगा। एंड मैं मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड रहता हूँ अमरीश एंड मोनिका से, उनकी लीडरशिप से। एंड बीडी पांडे जी, आप सब लोगों से अभी लखनऊ में मिले थे। श्याम एंड उषा जी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, एंड वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम विद द लीडरशिप। जितना भी टाइम स्पेंड करूं मेरे को लगता है कम है। बट देखिए दोस्तों, मैं जितना एक्साइटेड इस बिजनेस के बारे में 1998 में था, जब मैं यूएस छोड़ के इंडिया आया था, और सब लोग जो थे हमारे फैमिली में ये सोचते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड व्हाट द हेक एम आई डूइंग। इतनी अच्छी पोजीशन, इतना अच्छा एक स्टेटस यूएस में बिल्ड किया, इतना अच्छा एक अपना क्या कहते हैं ना, एक प्रोफेशनली अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और क्यों मैं मतलब एमबीए बिजनेस करना भी है तो यूएस में बैठ के करूं, क्यों अपने आप को वहां से अप्रूव करके मैं इंडिया में आ रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने और तानिया ने बहुत सपने देखे थे इस बिजनेस के बारे में, इंडिया में, कि इंडिया में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के लाइफ में हम लोग बहुत सारी वैल्यू क्रिएट करेंगे, और इंडिया इज हैपनिंग प्लेस, वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट वगैरह वगैरह। आज मुझे लगता है कि वो सब पोटेंशियल जो देख के हम इंडिया में आए थे, उससे 10 गुना पोटेंशियल हमको इंडिया में ज्यादा दिखता है। ये बात फैक्ट है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टुडे आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द मार्केट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट इस वक्त जो है ना, इतना बड़ा मार्केट है कि अब हम अपने आप को किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब हम एक बहुत बड़े मार्केट में आ गए हैं, विच इज अ न्यूट्रोस्यूटिकल्स मार्केट, जहां पर हेल्थ और वेलनेस और तमाम बहुत सारी चीजें आ गई हैं। इंडिया का मार्केट साइज इतना बड़ा है कि मतलब वो तो एमवे के छोटे मोटे जो मार्केट्स, हमको तो वो निकल जाए ब्रेकफास्ट के लिए। इट इज सच अ ह्यूज मार्केट। लेकिन बहुत बड़ी ग्रोथ और बहुत बड़े पोटेंशियल के साथ साथ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब बड़ा बिजनेस डेवलप करना होता है या बड़ा बिजनेस दिखता है आंखों के सामने, तो उस वक्त बहुत सारी दिक्कतें भी सामने आ जाती हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां पर वी सी अ ह्यूज पोटेंशियल इन द बिजनेस। हमारे फंडामेंटल सही है बिल्कुल, लेकिन साथ साथ वी आर ऑल्सो फेसिंग सम वेरी बिग चैलेंजेस जो शायद पहले नहीं थे। ओके, तो आज मैं बात करूंगा कि सबसे पहले आप लोग ना अपने आप से एक सवाल पूछिए। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग लीडर्स हैं। मेरे को, आप लोगों को, आप सब लोग प्लान दिखा लेते हैं, प्रोडक्ट्स रिटेल कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे आपको सिखानी पड़े, जो आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को फिर से यह याद लाना चाहता हूँ कि पूछिए अपने आप से कि आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया था, व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस बिजनेस। और अगर जवाब में, अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं होते, अगर जवाब में आपके अंदर वो एक क्या कहते हैं ना, एक दैट कपकपी सी नहीं आती है, एक सडनली यू डोंट फील दैट, गेट दैट वाओ फीलिंग, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना, ये बिजनेस जो है ना, राइट रीजंस के लिए बिल्ड नहीं कर रहे हैं। बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस। क्या देख के आप इस बिजनेस में आए थे? क्योंकि वो जो शुरुआती एक्साइटमेंट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग, मुझे पता नहीं, शायद आप लोग यू आर स्टक इन 9 to 5 जॉब, और आपको इस बिजनेस में इसलिए आने, आप लोग ओनली बिकॉज आपको लगा कि यार हम लोगों को जॉब में जो है ना, वो मनचाही सैलरी नहीं मिल रही, हमें पैसा यहाँ ज्यादा दिखता है, या फिर हमारी सैलरी जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। हम लोग एमबे बिजनेस में अपनी ग्रोथ, अपनी इनकम हमारे हाथ में है, हम जितना मर्जी चाहे वी कैन अर्न। और ये बात बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में एमबे में पैसा पहले से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
कोई इसमें दो राय नहीं है, एमवे इज गिविंग आउट मोर मनी टुडे। हमारे टाइम पे जब कोई 3% क्वालिफाई करता था एमवे का पहला परफॉर्मेंस चेक, तो उसमें उसको 150 रुपए के आसपास का चेक आया करता था और उसी में वो खुश हो जाया करता था, कम से कम चेक तो आया। आज 3% पे लोगों को आराम से 200 पीवी पे they're able to earn about 1600 1700 even 2000 rupees because ऑफर्स वगैरह आते हैं उसमें, तो मनी इज मोर। मैं और दूर क्यों जाऊं, मतलब मेरे आंखों के सामने एग्जांपल्स है। अभी लास्ट ही हमारे डिजिटल कॉन्क्लेव में जो हम, मुझे पता है आप सब लोगों ने देखा ही होगा, उसमें हमने एक नए सफायर को रिकॉग्नाइज किया था जो उन्होंने बिजनेस शुरू ही किया था, मतलब उनका बिजनेस समझ लीजिए चला ही पैंडेमिक के बाद में। आप समझ रहे मेरी बात? पैंडेमिक जब शुरू हुआ था उस वक्त वो 15% भी नहीं थे, 15% थे उस वक्त, शायद वो 15% गए थे या नहीं जाने वाले थे, जो भी है। आपने उनको सुना होगा नामदेव बेलदार उन्होंने अपनी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर भी दिखाई कि क्या मतलब उनका हुलिया था बिजनेस से पहले, क्या बाद में। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि सारा का सारा बिजनेस पैंडेमिक के बाद बिल्डअप हुआ और वो इतने कर्जे में डूबे हुए थे और कर्जा इतना था उनके ऊपर, मतलब ही वॉज लिटरली डाउन टू लाइक, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं आदमी इंसान पिटा हुआ था लाइफ में, वो हाल था उनका। तो जब वो फाउंडर प्लैटिनम गए थे, मुझे अच्छे से याद है कि उनका जो चेक था इट वॉज ह्यूज, इट वॉज वेरी वेरी बिग। ओके, लेकिन मजे की बात क्या है कि उनको जिन्होंने स्पॉन्सर किया वो व्यक्ति जो थे, मैं आज आपको बता रहा हूँ कुछ कॉन्ट्रास्ट करने के लिए कि लोग यहाँ पर उनको समझ में आ जाए कि इस बिजनेस में हर तरह के लोग आते हैं, उनको जिन्होंने स्पॉन्सर किया था, दैट कपल स्मिता, डॉक्टर स्मिता पवार, हीरालाल पवार। मुझे अभी तक याद है कि जब स्मिता जी बिजनेस में, शी इज ईएनटी सर्जन। देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप व्यक्ति विशेष के में मत जाइए, जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल कि उनको स्पॉन्सर किया नामदेव बेलदार जी को डॉक्टर स्मिता ने, जो कि ईएनटी सर्जन है, हस्बैंड कार्डियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर स्मिता अपनी अलग प्रैक्टिस करती है, हस्बैंड अलग प्रैक्टिस करते हैं। हस्बैंड के पास मरने की फुर्सत नहीं है बिकॉज 4 सर्जरी दिन में होती हैं। वाइफ जो थी वो 100 पेशेंट्स देखती थी दिन में। ओके, बिजनेस जब उनका शुरू हुआ तो उस वक्त पैंडेमिक के टाइम पे 2019 में शी हैड क्वालिफाइड 15%, लेकिन पैंडेमिक के बाद पेशेंट्स बढ़ गए। तो अच्छे से याद है कि उनको उनके अपलाइन कोच मेंटर ने बताया था कि भैया आपको 20 कॉल्स करनी है दिन की, एक्टिविटी की बात कर रहा है, 20 कॉल्स दिन की करनी है आपको। उनका ये हाल होता था उस वक्त कि वो बाहर पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है, पेशेंट देखा उन्होंने अपने कैबिन में, जो पेशेंट देखा उसको भेजा, अगला पेशेंट आया तो अगले पेशेंट की ना ड्रॉप डलती थी उसको एग्जामिन करने के लिए। जितनी देर में उसकी ड्रॉप डलती थी, डल रही होती थी, और वो थोड़ा सा आधा मिनट उसको वेट करना पड़ता था, उस 1-2 मिनट ड्रॉप डलने के टाइम पीरियड में वो एक कॉल किया करती थी अपनी। इस तरीके से टाइम निकाल के उन्होंने 20 कॉल्स का अपना टारगेट पूरा करती थी। और डॉक्टर स्मिता जब पैंडेमिक शुरू हुआ 15% पे थी, पैंडेमिक के टाइम पे प्लैटिनम गई और सेम ईयर पैंडेमिक जब था उसी सेम ईयर प्लैटिनम एंड फाउंडर प्लैटिनम साथ साथ क्वालिफाई किया। टोटल उनकी एमवे की अर्निंग थी एज अ फाउंडर प्लैटिनम, क्योंकि जब आप प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम एक ही साल में जाते हो तो आपकी अर्निंग बढ़ जाती है एज पर अगेन एमवे सेल्स प्लान। तो उनका उस साल की अर्निंग प्लैटिनम एंड फाउंडर प्लैटिनम की इट वॉज टुगेदर 27 लाख रुपीज। इट वॉज द हाइएस्ट इन इंडिया एट दैट टाइम। आपको ये क्यों बता रहा हूं कि देखो कॉन्ट्रास्टिंग दोनों की। डॉक्टर स्मिता मरने की फुर्सत नहीं है, जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो उनको ये बताया गया कि अब आपके प्लान जूम पे हुआ करेंगे। मैडम पेशेंट दिखाने जाती थी, अपॉइंटमेंट बुक हो जाता था, गाड़ी में बैठी होती थी, गाड़ी चला रही होती थी। ऐसा कई बार ही होता था कि वो सामने मोबाइल लगा के गाड़ी पे जूम की मीटिंग शुरू हो गई है, अपलाइन कनेक्टेड है और वो सिर्फ स्लाइड नेक्स्ट 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 कर रहे हैं, लेकिन मैडम गाड़ी टाइप करते करते प्लान दिखा रही है किसी को, क्योंकि प्लान ऐसे टाइम पे हुआ करता था जब वो बहुत बिजी होती थी, बट शी शुड शो द प्लान। तो कहने का मतलब क्या है कि रीजन पक्का होना चाहिए तभी एक्टिविटी अपने आप होगी। रीजन पक्का नहीं है तो कुछ नहीं। और डॉक्टर स्मिता का उस वक्त ये था, बताती थी कि भाई मेरा रीजन यही है कि मुझे फ्री होना है। एज अ डॉक्टर वी आर नेवर फ्री। जिंदगी भर आप लगे रहोगे पेशेंट्स के चक्कर में। देखो दोस्तों, एक डॉक्टर ने जो बहुत बिजी थी, उन्होंने भी बिजनेस किया, वो भी प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम गए और अब आगे बढ़े। उनके नीचे उन्होंने एक ऐसे आदमी को स्पॉन्सर किया जो चैरिटी केस था नामदेव बेलदार।
वो भी आए इस बिजनेस में, और वो अब सैफायर गए, उनका रिकग्निशन हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि इस बिजनेस में पैसा बेइंतहा है, रीजन पक्का है, तो बिजनेस जो है आसान हो जाएगा। लेकिन और बिजनेस में एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, सिक्योरिटी बहुत है। आज कुछ भी लोग बोले, इधर उधर की बातें करें, बट इस बिजनेस में देयर इज एन अनबीटेबल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी अगर आपने इसको प्रॉपरली सेटअप कर दिया। और प्रॉपरली सेटअप करने में लोगों को कैसे आपने ट्रेन किया, कैसे उनका स्टार्टअप हुआ, कैसे ऑन बोर्डिंग हुई, लेकिन एक बार आपने अपने बिजनेस को ठीक ठाक सेट कर दिया और लोगों को सिखा दिया कि इनकम कैसे जनरेट करनी है, तो अगर काफी लोगों की इनकम जनरेट हो रही है तो आपकी कुछ ना कुछ इनकम हर महीने आती रहेगी। जिसमें काम एक बार का होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, मैनेज करना जो है वो बहुत आसान है। ये आप सब लोग जानते ही हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपको पता ही है। लेकिन ये बातें आप लोग अपने आप को रिपीट करो, थिंक अबाउट इट। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, अच्छी चीज की भी हमें आदत पड़ जाती है। नई नई आती है ना कोई चीज, तो हमको बहुत संभाल संभाल के, आईफोन नया नया लिया ना, आईफोन बहुत संभाल संभाल के, पोच पोच के हर 2-2 मिनट बाद यूज करेंगे। और थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि टॉयलेट में भी लेके जा रहे हैं, यहाँ भी पड़ा हुआ है, हाथ भी धो रहे हैं, गीले गंदे हाथ से भी छू लिया, लेकिन शुरू में हर चीज बहुत अच्छी लगती है। सो एमवे इज अ फैंटास्टिक टूल, लेकिन आप फिर से याद करो कि आपने बिजनेस शुरू क्यों किया था। इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड बनाना कोई हमारा जो है ना, इट इज नॉट फॉर फन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपकी वायरिंग जो है ना ब्रेन की ऐसी हो जानी चाहिए कि मतलब आप अपने घर में कहीं भी जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये है मेरा रीजन, मैं बिजनेस इसलिए बिल्ड कर रहा हूं। अगर मुझे मेरी लाइफ में पेन पॉइंट्स हैं तो वो लिखे होने चाहिए आपके विजन बोर्ड पे कि क्या पेन पॉइंट्स हैं। फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं इनका, रविंद्र राठौड़ का, या इनका अपना ये रामदेव बेलदार का। कर्जे में डूबे हुए थे, तो जब उनके अपलाइन ने बताया कि आपके ऊपर कर्जा है, आपको चुकाना है, हर चुकाना है, छोड़ो मत लोगों को कि भी ठीक है कर्जा मुक्त होना है, वो तो एक वेग चीज हो गई, एक जनरल चीज हो गई। कौन से कर्जे हैं लिखो। सबसे पहला लोन कौन सा चुकाना है जो सबसे ज्यादा पेन पॉइंट दे रहा है, लिखो उसको। अगर मेरे पास 3 लोन है, सबसे पहली मेरे को ये किस्त अपनी खत्म करनी है, वो आपका पहला गोल होना चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। अगर बच्चे को स्कूल में डालना है, अच्छे स्कूल में, मैं बोलूँ कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवानी है, कौन सा स्कूल चूज किया है आपने जहां पर आपको बच्चे को भेजने का एक बर्निंग डिजायर है। समझे मेरी बात। अभी मैं रिसेंटली किसी की काउंसलिंग कर रहा था, हमारी टीम में एक पर्सनल लेग में एक 15% है, उन्होंने अपने गोल में लिखा था कि मतलब मेरे को अपनी वाइफ को एक अच्छे रेस्टोरेंट में हर महीने खाना खिलाने लेके जाना है। तो मैंने ऐसे ही पूछा क्यों। कहते सर मेरा बॉस था ना, वो मैं देखता था कि वो हर फ्राइडे को रात को उसका फिक्स होता था कि ही हैड टू टेक हिज वाइफ टू अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जहां पर वो अपनी वाइफ के साथ खाना खाने आता था। तो वो देख के मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भी अपनी वाइफ को हर हफ्ते तो नहीं, मतलब महीने में एक बार एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाना चाहिए। तो मतलब वो उसका वहां से ड्रीम बना, उसका ड्रीम है, मेरा ड्रीम नहीं है, उसका ड्रीम है। तो यहाँ पर ना आपको लोगों को उनके विजन बोर्ड बनवाने चाहिए, जहां पर उनको अपने क्या कहते हैं ना, एक बकेट लिस्ट, क्या क्या चीजें उनको लगता है लाइफ में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत जरूरी, जिसके लिए वो फाइट कर सकते हैं, जिसके लिए वो लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, वो लिखवाओ उनसे, एंड लेट देम बी ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। वो ड्रीम उनकी होनी चाहिए। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है विजन बोर्ड में। कभी भी विजन बोर्ड अपने अपलाइन को खुश करने के लिए मत बनाओ कि यार अपलाइन कह रहे हैं तो चलो ये मर्सिडीज लगा देते हैं या वर्ल्ड ट्रिप लगा देते हैं। अरे वर्ल्ड ट्रिप क्या, कोई बात नहीं, पहले वो लिखो जो आपको अभी क्या अभी चाहिए, वहां से आपके शॉर्ट टर्म गोल्स बनेंगे। कुछ ड्रीम आपके ऐसे हैं जो 15% पे ही पूरे हो जाएंगे। आज आपको पता है 15% पे लोगों की उतनी इनकम होती है जो शायद पहले कभी किसी जमाने में लोगों की शायद सिल्वर पे हुआ करती थी। सिल्वर के शुरू में लोगों के चेक्स आया करते थे, तो उतने इतने आज की तारीख में एक स्ट्रॉन्ग बीबीआई के आ रहे हैं। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मैं किसी को मिला था जिन्होंने मुझे बताया था कि वो 18% है, उनका 18% का चेक जो है वो 1.25 लाख के आसपास बनता है इस वक्त, सिर्फ 18% पे, बिकॉज ही हैज अ फैंटास्टिक स्ट्रक्चर। तो बी रियलिस्टिक, बी ऑनेस्ट, सारे ड्रीम्स लिखिए अपने विजन बोर्ड पे, और कुछ ऐसे हैं जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स बन जाएंगे, कुछ थोड़े मीडियम टर्म गोल्स बन जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो सिल्वर पे पूरे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो प्लैटिनम पे पूरे होंगे। आज की तारीख में प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम एक एस्पिरेशनल पिन लेवल हो गया है मेरे हिसाब से। बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि फाउंडर प्लैटिनम की इनकम आज बहुत ज्यादा है।
मैं आपको बताऊं तो जब नए नए एमरल्ड बनते थे ना लोग पहले एमबे बिजनेस में, तो नया नया एमरल्ड बनने पे जो आपका चेक आया करता था पर मंथ का, वो चेक आज आपका अगर एवरेज आउट कर लो तो फाउंडर प्लेटिनम पे आ जाता है हर महीने का, एक नया एमरल्ड का चेक। जस्ट इमेजिन। सो अगेन वंस अगेन आई वुड से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज कि एमवे हैज इंक्रीज द इनकम, इनकम बढ़ गई है, और हमको इनकम लेने के लिए बैठना पड़ेगा अपलाइन के साथ, प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन वो प्लानिंग क्यों करते हैं हम, क्यों मेहनत करें? विजन बोर्ड, विजन बोर्ड आपका पक्का होना चाहिए, ठीक है? उसको अपडेट भी करते रहो। तीसरी बात, क्योंकि देखिए मैं आप सब लीडर्स हैं, मैं आप लोगों के साथ वही बात करूंगा जो मुझे लगता है कि कहाँ लोग गलत जाते हैं। रहा मोटिवेशन देके मैं आपको भेज दूं ये वो दिस एंड दैट, तो कोई फायदा नहीं है। तीसरी बात जहां लोग गलत जाते हैं, जो बताने लायक है, बताने योग्य है, वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी की बात। देखो दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी अपने बिजनेस में बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूं कि गलती ये करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं कि दे आर आंसरेबल टू समवन एल्स फॉर देयर एक्शंस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये समझते हैं कि यार बॉस है ना हमारा जॉब में, हमें उसको जवाब देना है, तो वी शुड बी अकाउंटेबल टू हिम। अगर एमए में है तो हमें अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझते हैं कि हमने अपलाइन को कमिट कर दिया तो हमें करके दिखाना पड़ेगा, इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, वो भी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर आज की तारीख में जो मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ आज की तारीख में, वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको खुद को जवाब देना है। आपको अपने फेलियर्स और आपको अपने सक्सेस, आपको अपनी सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। वो माइंडसेट बनाना कि जो भी आप इस बिजनेस में कर रहे हैं उसके जिम्मेदार आप हैं, जो आपको आज रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके जिम्मेदार आप हैं। अपलाइन जो है वो हेल्प करेंगे, नो डाउट, वो आपके बिगेस्ट चीयर लीडर है। कहाँ कदम कदम पे आपको गाइड करेंगे, कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। हम सबको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन अल्टीमेटली आपके अंदर ये माइंडसेट होना चाहिए कि भाई जिम्मेदारी तो मेरी ही है। ओके, और मैंने अगर कुछ अचीव किया लेवल तो उसका क्रेडिट भी अपलाइन से पहले मेरे को जाता है। और जिस दिन आप अकाउंटेबिलिटी अपने हाथ में ले लेंगे ना, उस दिन देखेंगे, देखिएगा कि मतलब काम फटाफट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोग पता क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी हमेशा ये सोचते हैं कि किसी और को जवाब देना है। और फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब और किसी और को जवाब देने वाली अकाउंटेबिलिटी हम लेते हैं, तो फिर अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो सारे का सारा जो प्रॉब्लम है किसके मत्थे पड़ते हैं हम लोग? किसी और के। क्या अप्लाई की गलती थी, यू नो, ये एमवे की गलती थी, या ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, वहां प्रोडक्ट मिल गया, या इस प्रोडक्ट का दाम ज्यादा है, ये है वो है, सब जगह प्रॉब्लम नजर आती है, अपने में नहीं आती है। तो अकाउंटेबिलिटी इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी सफलता असफलता के लिए खुद जिम्मेदारी ले। ये वैसी वाली बात है जैसे एक मैंने बहुत पहले कहीं कहानी पढ़ी थी, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी कि एक आदमी था, वो इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक आदमी था, वो अपनी लाइफ पे पिटा हुआ था। ही वॉज ब्रोकन इन हिज लाइफ। उसकी मैरिज जो थी वो फेल हो गई थी, डाइवोर्स हो चुका था, और दूसरी शादी हो नहीं रही थी, और वो जॉब भी ठीक से मतलब होल्ड नहीं कर पा रहा था, जॉब से भी उसको फायर करने किया जा चुका था। तो एक दिन मतलब बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन में आके अपने पेरेंट्स के पास गया वो, क्योंकि बाहर यूएस वगैरह में लोग अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं। तो अपने पेरेंट्स के पास गया, बेचारे उनकी उम्र हो चुकी थी, और वहां बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में जाके उनको बोलता है कि मेरी शादी जो है वो टूट गई, मैं जॉब जो है वो कर नहीं पा रहा हूँ, वहां से फायर कर दिया, बैंक बैलेंस बिल्कुल खराब है, दोस्त है नहीं। और फिर लास्ट में उसका सवाल पूछिए अपने पेरेंट्स से, देखिए क्या पूछता है अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स को ही पूछता है सब बताने के बाद प्रॉब्लम्स, कि आप बताओ कि आपने मुझे बड़ा करने में, मेरी परवरिश करने में कहाँ गलती कर दी। उसको पूछना क्या चाहिए कि भाई मुझसे कहाँ गलती हो गई लाइफ में, और पूछ क्या रहा है, आपने मुझे मेरी परवरिश करने में कहाँ गलती कर दी। तो कई बार ना लोग ऐसी ही तरह से बिहेव करते हैं एमबी में। अपलाइन को पास जाके ये बोलते हैं कि मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया, आप बताओ। अरे मैं क्या बताऊं, आप बताओ ना कहाँ कमी रह गई। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आपकी है। तो दोस्तों, जिस दिन आप अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये समझेगो कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सफलता मेरी सफलता, उस दिन आपका काम शुरू हो जाएगा। किसी की जिम्मेदारी नहीं। एमवे इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस, अपलाइन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस, यू आर।
समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अकाउंटेबिलिटी राइट पर्सन के हाथ में होनी चाहिए। ओके, अब जब ये समझ में आ जाएगा ना अकाउंटेबिलिटी आपके हाथ में, तो फिर आप अपनी सफलता और अपनी परफॉर्मेंस को कभी आप सबोटाज नहीं करोगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, गलत सेल्फ टॉक करके, गलत सेल्फ टॉक ही बोलूंगा, मतलब अपने आप को पुट डाउन करके, गलत चीज पे फोकस करके हम लोग ना बहुत सी बार अपनी सफलता को खुद ही सबोटाज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑलवेज मेक श्योर कि दिक्कतें आ रही हैं, बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ टॉक। एक बार तो था ना, मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो 12% पे बार जाके रुक जाता था। वो मुझे ये बोल रहा था कि मेरा 12% आगे नहीं, मैं 12% से आगे नहीं बढ़ता हूँ, मैं 12% से आगे नहीं बढ़ता हूँ, 12% से आगे नहीं बढ़ता हूँ। तो बार बोलने के बाद ना वही बात आ गई कि यार आपने 5-6 बार बोल दिया मेरे को कि मैं 12% आगे। वाई आर यू रिपीटिंग दैट, क्या आप नहीं पढ़ना चाहते क्या? तो कहता नहीं, मतलब उसको रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो कर क्या रहा है मिस्टेक। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है ना कि हम लोग अपनी सफलता और असफलता में ना अपनी सेल्फ टॉक को वॉच नहीं करते। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू वॉच योर सेल्फ टॉक इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स बोथ। अच्छे समय में भी सेल्फ टॉक वॉच करिए और खराब समय हो रहा है तब भी सेल्फ टॉक वॉच करिए। ओके, ये कुछ मैं आपको ना रैंडम चीजें बता रहा हूँ जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ जो होता हुआ मार्केट में। और आप सब लीडर्स हैं तो मेरे को लगता है अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान दे देंगे तो उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा, देन विल हैव सम क्वेश्चंस वगैरह भी। एक और चीज जो मेरे को लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में, वो है गुड कम्युनिकेशन। क्योंकि देखिए हम लोग अल्टीमेटली नेटवर्किंग के बिजनेस में है। और आपको एक बात बता दूं मैं कि हमारे को इस बिजनेस में कुछ भी कह लीजिए, अल्टीमेटली नेटवर्क बनाना है। हमारा सबसे बड़ा लेवरेज जो है ना इस बिजनेस में वो क्या है? नेटवर्क जिसमें बिजनेस ओनर्स आते हैं, नेटवर्क जिसमें क्लाइंट्स आते हैं। जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स है ना, हमारे डाउनलाइंस, एडीएसएस, एम्बेड डायरेक्ट सेलर्स, बिजनेस पार्टनर, कुछ भी बोल दो यार आप, अल्टीमेटली वो बिजनेस पार्टनर्स हमारा एसेट है। वो नेटवर्क जो हमने बनाया जिसमें क्लाइंट्स भी जुड़े हुए हैं अपने अपने सर्विसिंग एबीओ के साथ, और साथ साथ जिन लोगों को हम लोगों ने सिखाया है ठीक से, वो भी मतलब ठीक से काम कर पा रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। ये नेटवर्क हमारा एसेट है, ये हमारा मेन काम है, यही हमारा लेवरेज है। ओके, अगर कोई आदमी पूरा का पूरा वॉल्यूम कर लेता है सिर्फ क्लाइंट्स के साथ, अच्छी बात है, हम लोग उसको अपलॉड करते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं होता उससे। बिकॉज आई फील किया जो आपने किया आपने किसी और को सिखा ही नहीं पाए क्या? इतना आपने अनोखा काम कर लिया कि मतलब यू नॉट एबल टू टीच इट टू एनीबडी। यू कुड नॉट फाइंड इवन वन पर्सन जो आपसे इंप्रेस्ड हो के वो करना चाहे जो आपने किया। मतलब किसी को तो ट्रेन करो, कुछ तो ट्रेन करो। अगर आप 2000 पीवी करते हो तो कम से कम एक 600 पर्सनल पीवी का सर्कल तो तैयार करो यार आप किसी और का। कुछ तो आप मतलब डुप्लीकेशन कहीं ना कहीं तो करो। तो डुप्लीकेशन नेटवर्किंग हमारा मेन पर्पस है। कम्युनिकेशन स्किल्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैं दो ही बातें बोलूंगा, क्योंकि आजकल डिजिटल का भी जमाना है, फिजिकल का भी जमाना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की तारीख में हम लोग अपना प्रेजेंटेशन सही करें। हमें अपने आप को पेश करना आना चाहिए। पेश करने में आपका बातचीत का तरीका, आपके बोल, आपका आपका हाउ यू अपीयर कॉन्फिडेंट, हाउ यू साउंड कॉन्फिडेंट, इवन योर प्रोफाइल पिक्चर जो आप डालते हो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, या अपने व्हाट्सएप पे आपका प्रोफाइल पिक्चर टेलीग्राम पे आता है, या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, इवन वो भी आपका गेटअप ही है। हर चीज में हमें वी हैव टू अपीयर एंड लुक कॉन्फिडेंट एंड रिलेटेबल। बहुत 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 जरूरी है, ताकि सामने वाले व्यक्ति ना हमसे एंगेज करना चाहे, उनका मन करे, उनको लगे कि हाँ यार एक बार थोड़ा इनसे चैट करके देखो। होता है ना कभी कभी हम लोग किसी का प्रोफाइल देख लेते हैं कहीं पर, तो मन करता है कि यार उनको डायरेक्ट मैसेज करके कम से कम अप्रिशिएट करे, और वहां से अगर एक रिएक्शन भी आ जाता है कि थैंक यू कुछ, तो अच्छा लगता है कि मतलब एक इंटरेक्शन तो हुआ ना वहां पर उनके साथ। तो ऐसा आपको ना ऐसा एक बनाना है अपना ऑरा। सो उसमें एक अलग से मतलब टॉपिक हो सकता है कभी, लेकिन मैं आपको कुछ छोटी मोटी टिप्स दूंगा कि मतलब कभी भी अपने आप को एज अ सेल्स पर्सन प्रोजेक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सेल्स पर्सन से लोग भागते हैं। ट्राई टू अपीयर एज नेचुरल एज पॉसिबल। ओके, कुछ लोग क्या होता है ना कि फोन पे बातचीत करने में बहुत बढ़िया होते हैं, दे बातें बड़ी कॉन्फिडेंटली करते हैं, लेकिन जब किसी के सामने मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो कॉन्फिडेंट नहीं लगती, तो लोग वहां से पुट ऑफ हो जाते हैं। कुछ लोग की बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी से फिजिकली मिलके ओ ग्रेट ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन अगर सिर्फ फोन पे ही बात करनी हो तो उनको सक्सेस नहीं मिलता। तो यहाँ पर दोनों की जरूरत है हमें।
आप समझते मेरी बात? यू कैन नॉट से कि मैं सिर्फ फिजिकली मिलकर ही लोगों को इंप्रेस कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ लोगों को डिजिटली इंप्रेस करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू डू बोथ ऑफ देम इफ पॉसिबल, यू नो। साथ साथ बातचीत में बहुत जरूरी है, जो नए लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप लोगों को बता दो, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ आस्किंग गुड क्वेश्चंस। हमारे बिजनेस में ना बहुत सी बार लोगों के साथ बातचीत करते हुए, नए लोगों के साथ, क्योंकि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। प्रोस्पेक्टिंग इज अ डेली एक्टिविटी। अरे मतलब प्रोस्पेक्टिंग का ऐसा नहीं होता कि टाइम पीरियड की इसमें प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, जब मूड होगा तब प्रोस्पेक्टिंग करूंगा। नहीं, प्रोस्पेक्टिंग तो कभी भी कहीं भी हो सकती है। हम एलिवेटर में है, वहां हो सकती है। हम कॉफी लेने की लाइन में खड़े हैं स्टारबक्स में, वहां हो सकती है प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है ना, यू हैव टू ऑलवेज बी रेडी विथ सम सिंपल आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस। आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं कि मतलब कोई सामने व्यक्ति बैठा है, उसको कॉम्प्लीमेंट दे दिया सिंसियर, और स्माइल भी अच्छी होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। या फिर कभी किसी ने आपके साथ पार्क में चलते चलते कोई प्रॉब्लम शेयर कर ली ना, तो फटाफट आइस ब्रेकर उस जबानी होना चाहिए यार, कि आपने पूछ लिया कि हैव यू ट्राइड एनीथिंग फॉर दिस प्रॉब्लम, आपने कभी कुछ ट्राई किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो आइस ब्रेकर हो गया, क्योंकि वहां से वो बताएगा कि उसने क्या क्या ट्राई किया, यू नो। या फिर किसी ने कुछ बताया, किसी ने कि उसको ये दिक्कत आ रही है। मतलब मैं थोड़े दिन पहले एक किसी जगह पे एक्सरसाइज कर रहा था, तो किसी ने मुझे बताया कि मेरा शोल्डर पे यहाँ पर मेरे को ऐसे ऐसे, मेरा मतलब लेफ्ट शोल्डर ठीक है, राइट पे थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने देख लिया उसकी बॉडी डिसबैलेंस है। तो फिर मैंने उससे ऐसी आइस ब्रेकर पूछा कि यू नो कि कुछ ट्राई किया इसके लिए। या फिर एक और आइस ब्रेकर क्वेश्चन मैं लोगों से पूछता हूँ कि भी क्या इससे आपकी एक्सरसाइज या कुछ चीजें एक्टिविटी में दिक्कत आती है कि आपको, मतलब आई वांट टू गेट टू द रूट कॉज, सो आई आस्क्ड देम कि हैज इट बीन अफेक्टिंग योर एक्सरसाइज अ लॉट, मतलब इस प्रॉब्लम से। अगर वो बोलता है नहीं कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो ऐसे ही है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है। अगर वो बोलता है कि हाँ यार इस प्रॉब्लम से मेरे को बैडमिंटन खेलते बहुत प्रॉब्लम आती है, या वॉकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, या कभी कभी अगर मुझे एकदम से कुछ करना होता है तो इस शोल्डर से दिक्कत आती है, तो मतलब वहां से बात शुरू हो जाती है। तो गेट गुड एट आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे फिर बाद में ना आपको अपना सोल्यूशन उसको पेश करने में, प्रेजेंट करने में आसानी होगी, क्योंकि उसने परमिशन दे दिया है। ठीक है ना। कभी भी किसी से भी बात करने, फॉलो अप करते हो ना, जब भी आप बात करोगे ना, अपना सोल्यूशन बताओगे। देखिए एमवे के पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। हमारा जो सेल्स प्लान है वो भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है लोगों के लिए लाइफ का। ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी सोल्यूशन लोगों को बताए ना, कभी भी एग्जैजरेट ना करें। हमेशा प्रॉपर इंडस्ट्री रेफरेंसेस दें, और जब भी उनसे बात करें, चाहे डिजिटली या फिजिकली, टाइम टू टाइम बात करें, उसको बोरियत ना हो। 20 मिनट में, 25 मिनट में अगर आप बात बता सकते हैं, बहुत अच्छा है, बिकॉज लोगों का अटेंशन स्पैन धीमे धीमे कम हो रहा है। कीप इट एंगेजिंग, कीप इट सिंपल। वही प्लान जो मैं पहले 40 मिनट्स में दिखाया करता था, अब मुझे उसको 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना पड़ता है। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, इसको आप नकार नहीं सकते ना। बहुत जरूरी है ये सब चीजें। मैं आपको जस्ट फास्ट फास्ट, आप लीडर्स, आपको बता रहा हूं कहां पर मैं देखता हूं। हमें लोगों के साथ कनेक्शन बनाना होता है। हमें जब लोगों के साथ कनेक्शन बनाना होता है, उनकी अगर हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनकी वेट लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो या उनको फाइनेंशियली दिखाना है कि एमवे से इनकम जनरेट हो सकती है, कोई भी उनकी लाइफ की प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें उनको एक सोशल प्रूफिंग देनी होती है। ये शब्द याद रखें, सोशल प्रूफिंग। सोशल प्रूफिंग का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति को प्रूफ चाहिए कि सोसाइटी में ये चीज काम करती है या नहीं करती। इसे हम कहते हैं सोशल प्रूफिंग। तो सोशल प्रूफिंग का मतलब ये होता है कि जब अगर हम कोई सोल्यूशन पेश करते हैं, तो उस सोल्यूशन का हमें कोई रेफरेंस उसको देना चाहिए, जिसको हम चाहें तो उससे मिलवा भी सकते हैं। अगर हम उसको एमवे बिजनेस एज अ सोल्यूशन दे रहे हैं लाइफ के लिए, तो वहां पर भी हमें सोशल प्रूफिंग के तौर पे उसे कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिलवाना चाहिए। इसे कहते हैं सोशल प्रूफिंग। तो आज की तारीख में हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ सोशल प्रूफ दिखे कि यार जो बता रहे हैं काम करता भी है कि नहीं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें प्रॉपरली लोगों को सोशल प्रूफ देना आना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अगर हम उन्हें ओपन मीटिंग में बुलाते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मैक्सिमम ओपन प्लान्स डिजिटली हो रहे हैं, तो वहां पर आप एक नए व्यक्ति को इनवाइट करते हो। अगर आपका ओपन प्लान हो रहा है, मान लो 100 लोग हैं उसमें, और उसमें 5 नए लोग आते हैं, उन 5 लोगों को उस ओपन मीटिंग में आने के बाद लगना चाहिए कि हाँ यार सोशल प्रूफिंग मिल गई हमें।
प्लान भी हो गया और उसके बाद सक्सेसफुल लोग आए, अपने बारे में परिचय दिया, बताया कि ये लेवल्स हम लोगों ने अचीव कर लिए, ये मेरा बैकग्राउंड है, सोशल प्रूफिंग मिल गया। अगर आपने उसे कोई हेल्थ सोल्यूशन बताया, हेल्थ प्लान दिखाया, तो साथ साथ आपने उसको अपनी किसी मीटिंग में इनवाइट किया जहां पर आपके वेट लॉस से कनेक्टेड या किसी और चीज से कनेक्टेड लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, हमारे को ये अच्छा हो गया, हमारे को ये ठीक हो गया, मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो गई वगैरह। ये सोशल प्रूफिंग जो है बहुत 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 जरूरी है दोस्तों, इसके लिए तैयार रहिए हमेशा एंड डू इट वेरी कॉन्फिडेंटली। फॉलो में मैंने देखा है कि बहुत सी बार क्या होता है ना कि लोग अपने आप को ना ठीक से मतलब फॉलो अप में दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स प्रॉपरली। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हमने बताया हमेशा कि आपको कभी भी मतलब इस बिजनेस में बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, ये बात फैक्ट है। लेकिन जब आप फॉलो अप कर रहे हैं ना, तो आपको अपने आप को यू हैव टू पोजिशन योर सेल्फ एज द बेस्ट, एज द बेस्ट। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील नहीं करना चाहता जो थोड़ा सा अनश्योर है अपने बारे में या नया नया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे एक फ्रंटलाइन में बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो दोस्त भी हैं हमारे, उनका नाम है, उनके लेडी का नाम है रजनी, उनके हस्बैंड का नाम है दानू भाई। वो हमको यूएस में मिले थे। ओके, उनके थ्रू आज हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरेस्टिंगली जब वो बिजनेस में आ रहे थे तो उस वक्त उनकी मुलाकात एक और गुजराती व्यक्ति से हो गई थी यूएस में, जो बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, एमरल्ड लेवल पे। और एक बार मुझे अच्छे से याद है कि जो मेरे प्रोस्पेक्ट है जिन्होंने साइन नहीं किया, जिनका नाम नानू भाई है, उन्होंने मुझे एक बार ऐसे बोला कि यार मैं तो फला फला व्यक्ति से मिला, वो तो एमरल्ड है। मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे टेस्ट कर रहे हैं कि मैं डाउन फील कर रहा हूँ उस एमरल्ड के सामने, या मैं अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंटली दिखाऊं। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला, वेरी गुड, वो एमरल्ड है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग फाउंडर प्लेटिनम है, हम भी एमरल्ड होने वाले हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने देखा कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था अपने बारे में कि मैंने उनके एमरल्ड को एक्नॉलेज किया, साइड पर रखा, बोला यार मैं भी एमरल्ड जाने वाला हूँ, कौन सी बड़ी बात है। तो उस वक्त क्या था ना, उनके माइंड में लगा कि हाँ, ये बंदा भी ठीक ठाक है, मतलब ही इज एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ वेरी कॉन्फिडेंटली, मैं सही आदमी के साथ हूं। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप किसी को वेट लॉस सोल्यूशन दे रहे हो और आपको कोई थर्ड पार्टी का रेफरेंस देता है कि अरे वो मैं तो उनको जानता हूँ, वो तो इतने जबरदस्त बड़ा क्लिनिक है ये सड़ा, तो आप बोलो तो क्या हुआ, हमारे जो है ना, मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिन्होंने हंड्रेड्स अपॉन हंड्रेड लोगों का क्या कहते हैं ना, उनको ठीक किया हुआ है या उनको वेट लॉस के प्रोग्राम में सक्सेस लाया हो। मतलब यू हैव टू टेल देम दैट यू आर एसोसिएटेड विद द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, और आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो, आप लोग भी बहुत बड़े हो, समथिंग लाइक दैट। यू हैव टू फॉलो अप में, यू हैव टू साउंड सुपर सुपर कॉन्फिडेंट विदाउट क्या कहते हैं ना, विदाउट अपियरिंग एरोगेंट। एरोगेंट नहीं अपियर करना है, मतलब हम्बल वे में यू हैव टू ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों बहुत जरूरी है। सब लोग ना नंबर वन के साथ डील करना चाहते हैं, चाहे वो सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बस यहाँ खत्म करूंगा एक चीज बोल के, बिकॉज बातें तो बहुत सारी हैं, और कि यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताऊं मैं, कुछ भी करो यहाँ पर यूनिटी टीम में रखो, बहुत जरूरी है। क्योंकि ना आज की तारीख में मैंने देखा है कि जो भी कंपनीज हैं जहां पर यूनिटी नहीं है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एनजीओ हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई चैरिटी, यहाँ यूनिटी नहीं है, लोगों में फूट है। जहाँ सेक्रेटरी जो है वो अपने बॉस की बुराई करती रहती है कि बहुत काम दे देते हैं, ये है वो है, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, मैं तो कल को जॉब क्विट करने वाली हूँ। बॉस अपने बॉस को बोलता है वो पागल है, ये है वो है, कंपनी में मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर व्यक्ति अगर बुराई करेगा ना एक दूसरे की, तो होगा क्या कि वो कंपनी डूब जाएगी, वो कंपनी चलने वाली नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो जो चीज, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि कुछ भी काम करो, चाहे उस काम में रिजल्ट्स कम आ रहे हैं, धीमे आ रहे हैं, लेकिन उस काम में अगर सब लोग एकजुट हैं, यूनाइटेड हैं, प्रिंसिपली थॉट बेस्ड, तो होगा क्या कि उस काम में सबको सफलता मिलेगी मिलेगी अल्टीमेटली। किसी की सफलता पहले आएगी, किसी की बाद में आएगी, किसी की थोड़ी और बाद में आएगी, लेकिन मिलेगी सबको। बट उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोग यूनाइटेड रहो, एक दूसरे से कैसे बात करनी है, एक दूसरे को कैसे एडिफाई करना है, एडिफिकेशन प्रॉपर तरीके से लोगों के ऊपर वैल्यू डालना। एडिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि प्रशंसा करो, एडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि दूसरे की अचीवमेंट्स
कि फला व्यक्ति है प्लैटिनम है, पता है आपको, फला व्यक्ति जो है अरे वो तो एमरल्ड है, पता है आपको, अरे वो तो डायमंड है। लोगों की अचीवमेंट्स को चाहे वो 15% भी हो उसको हाईलाइट करो, वो एडिफिकेशन होता है। आप उसकी अचीवमेंट्स को, चाहे उसका बैकग्राउंड अच्छी है, कोई अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड, उसको हाईलाइट करो, हर एक की खूबियों को ही हाईलाइट करो, वो एडिफिकेशन है और कुछ नहीं। बाकी मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हो एडिफाई कैसे करना है, कैसे प्रॉपर तरीका है। और साथ साथ मेक श्योर कि बी फेथफुल टू द आइडिया ऑफ योर एलओएस, क्योंकि आपका एलओएस बेस्ट है। एंड तानिया, हमें लगता है कि एमबे के सारे एलओएस में से हमारा एलओएस जो है सबसे बेस्ट है, सबसे चमकते हुए लीडर्स हमारे टीम में है, सबसे बढ़िया स्पीकर्स हमारी टीम में है, सबसे एथिकल लोग हमारे टीम में है, और सबसे जबरदस्त वॉल्यूम और ग्रोथ भी हमारे टीम में ही होने वाली है, मुझे पता है ये। क्योंकि अपने बच्चे तो हर एक माँ बाप को अच्छी लगते हैं ना, तो हम लोग अपने टीम को बहुत अच्छा समझते हैं। तो आपको भी यही समझना है कि आपकी टीम बेस्ट है, और आप अपने अपलाइन डाउनलाइन के साथ एकदम टाइट रहो, फेथफुल रहो, और वो लॉयल्टी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी कुछ बातें थी जो मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो अमरीश, ओवर टू यू। थैंक यू सर। पांडे जी, ओवर टू यू। यस जी सर, थैंक यू। और हम चाहेंगे एक बढ़िया से क्लैप करें हम लोग। सर ने काफी कुछ सिखाया हमें, लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि मन अभी भरा नहीं। और सर, अगर आपका परमिशन हो तो हम लोगों के कुछ सवाल हैं जो अमरीश सर के माध्यम से हम 2-3 क्वेश्चंस आपसे चाहेंगे, तो अगर आप परमिट करें तो फिर सर से रिक्वेस्ट करें हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ओके, सो एक बार सर को हम लोग बुलाना चाहेंगे एक बढ़िया क्लैपिंग के साथ, अमरीश सर को प्लीज। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। एंड हृदय से धन्यवाद सुमित जी, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपने इमीडिएटली हमें इस शुभारंभ मीट के लिए समय दिया। इनफैक्ट मैं अभी लीडरशिप के साथ इवनिंग में बात ही कर रहा था कि कल सुबह हमारा आपके साथ बात हुआ, और जब मैंने इस मीटिंग के बारे में बताया और रिक्वेस्ट किया तो आपने इमीडिएटली टाइम दिया। मोनिका, मी फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि सही समय पे आपने ये वैल्यूएबल जो टाइम दिया है, इससे काफी बिजनेस को हमें सपोर्ट मिलने वाला है। तो सुमित जी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं की लीडरशिप के साथ जब बात कर रहा था, और चूंकि आज हमारा शुभारंभ मीट है तो पहला क्वेश्चन जो मैक्सिमम लीडर जानना चाह रहे हैं और जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा था कि जो मंथली जो टारगेट सेटिंग है हमारी, जैसे हम लोग जो ये शुभारंभ मीट करते हैं वो टारगेट सेटिंग मीट की तरफ पे रहता है, सब लोग प्लानिंग करते हैं, तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है जो पहला 1 और 2 तारीख को मंथली टारगेट बनाना? यस यस यस, और वो कौन से एरियाज हैं सर जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए टारगेट सेटिंग करते हुए? किस किस एरिया में हमें अपना टारगेट सेट करना चाहिए? अब अपने इस ह्यूज एक्सपीरियंस से आप थोड़ा सा सबको गाइड कीजिए। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अमरीश, गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि अगर आप मंथली गोल सेट नहीं करेंगे तो आपका क्वार्टरली गोल जो है वो कभी अचीव नहीं होगा, और क्वार्टरली अगर कुछ है ही नहीं गोल तो फिर ईयर का गोल तो कुछ होगा ही नहीं ठीक से कभी भी। आपने ईयर साल की कुछ भी प्लानिंग करी है, लेकिन अगर मंथली टारगेट नहीं है आपका तो क्वार्टरली भी कुछ अचीव नहीं होगा, और क्वार्टरली नहीं है तो साल का तो फिर छोड़ ही दीजिए। और अगर एक साल की प्लानिंग नहीं करेंगे, टारगेट सेट नहीं करेंगे, तो फिर तो साल पे साल निकलता रहेगा, फिर तो इट इज जस्ट लाइक अ वॉक इन द पार्क कि हम पार्क में चल रहे हैं। तो मंथली टारगेट सेटिंग बहुत जरूरी है। मंथली गोल सेट करने के लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि काउंसलिंग में ही करें कभी भी है मंथली गोल सेटिंग। वो काउंसलिंग को हम लोग साइड पे कर देते हैं, बात करते हैं करना क्या चाहिए हम लोगों को। तो मंथली गोल सेटिंग में ऑफ कोर्स पर्सनल पीवी आना चाहिए, जैसे हम लोग प्रमोट करते हैं 300 पीवी क्लब, 600 पीवी क्लब। 600 पीवी क्लब को तो बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन उसका 50% जो है वो 300 पर्सनल पीवी क्लब, जिसमें आपका पर्सनल वॉल्यूम और आपके जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनको शामिल हो जाते हैं, वो बहुत जरूरी है। ये सेट करना जरूरी है। मंथली टारगेट्स में इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप वॉल्यूम क्या लेवल अचीव करना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है। ओके, ये हो गया आपका टर्नओवर बेस्ड, है ना। एक और साथ साथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट वो है गोल कि आपकी एक्टिविटी उस महीने क्या होनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक ओपन मीट हो रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओपन मीटिंग हो रही है एंड ओपन मीटिंग में आप अटेंड कर रहे हैं, और अगर ओपन मीटिंग में आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट उस मीटिंग में नहीं बैठा हुआ है, समझे मेरी बात, या मान लीजिए आपने कोई आपकी कम्युनिटी है, फिटमी कम्युनिटी, उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कस्टमर्स को इनवाइट किया जाता है,
जहां तक मुझे पता है। और उस कस्टमर उस फिट मी कम्युनिटी में कहीं पर भी आपका कोई भी इनवाइटेड गेस्ट उसको अटेंड नहीं कर रहा है, जहां पर एक एक्टिविटी हो रही है, जहां पर और लोगों के वेट लॉस या उनकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए दिख रही है, तो उसका मतलब क्या है कि मैंने अपने टीम के रिसोर्सेज का कहीं फायदा नहीं उठाया और वो भी वेस्ट चला गया। तो वहां पर भी हमें टारगेट सेटिंग करनी चाहिए कि मैं ऐसी मीटिंग्स में कितने लोगों को ले आने की चेष्टा करूंगा। गोल होना चाहिए। अगर आपने 5 का गोल रखा तो फिर एटलीस्ट 3 तो बैठेंगे। टारगेट सेटिंग में ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपका पर मंथ का गोल क्या होना चाहिए। क्या गोल है कि आप पर्सनली कितने कस्टमर साइन करें। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि अगर हर महीने आपके मिनिमम 2 बट आइडियली 3 से 4 न्यू पीसीस या एडीआर साइन अप हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी में से ही आजकल क्या हो रहा है ना कि जो एडीआर बनते हैं ना उसी में से हमारे एडीएस जो हमारे डाउनलाइन वही निकल के आते हैं। और जो एडीआर बनते हैं उसमें मुख्यतः उन लोगों का नंबर आता है जो किसी न किसी हेल्थ सोल्यूशन से जुड़ के हमारे साथ मिलते हैं और फिर 3-4 बार मिलने के बाद क्यूरियोसिटी डेवलप होती है बिजनेस के बारे में और फिर वो प्लान देखते हैं और फिर बिजनेस में आते हैं। तो अगर आपके 3 से 4 एडीआर प्रेफरेबली हर महीने बन रहे हैं, कम से कम 2 बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका फिर एडीएस भी हर महीने बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक और गोल होना चाहिए अपलाइन के साथ बैठ के कि आप नए हैं तो कितना आपको एडीआर पे फोकस करना चाहिए और कितना एडीएस पे। यदि आपका बिजनेस साइज बड़ा है तो आपको एक पॉइंट के बाद जाके अपने एडीएस पे ध्यान देना चाहिए कि कम से कम हर महीने एक नया एडीएस आ रहा है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम इस बिजनेस में आती है अगर हमारा हर महीने एक पर्सनल एडीएस बन रहा है ना तो 1 साल के अंदर अंदर आपका बिजनेस का शेप बदल सकता है, बिकॉज यू आर स्पॉन्सरिंग दैट मेनी इवेंट। तो दिस इज व्हाट आई फील, एक्टिविटी बेस्ड, पर्सनल वॉल्यूम बेस्ड एंड साथ साथ नेटवर्क का एक्सपेंशन हो रहा है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो भी आपके प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें लोगों को बिठाना चाहिए। और पर्सनल वॉल्यूम की जहां तक मैं बात करूं, जो आपने पर्सनल टारगेट रखा है, अपना ग्रुप का भी टारगेट रखा है, उसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कि जैसे मान लीजिए मेरा मंथ एक होता है, लोग मंथली टारगेट सेट करते हैं, लेकिन मंथ कब खत्म होता है आपका? कैलेंडर मंथ तो आपका 12 बजे रात को खत्म होता है, 30 तारीख को, 31 तारीख को। लेकिन अगर आपको लंबा सफर तय करना है तो एकदम से तो वहां पहुंचेंगे नहीं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी ऑलवेज प्रमोट समथिंग कॉल्ड फर्स्ट डे, और हाउ डू यू स्टार्ट योर बिजनेस। तो फर्स्ट डे पे वी ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि वो कुछ ना कुछ टर्नओवर करें, और उसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट 100 पीवी तो हो जाए। लेकिन लोग जो भी करते हैं अच्छी बात है, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू पुश पीपल और इनकरेज पीपल टू डू फर्स्ट डे सम वॉल्यूम। सो फर्स्ट डे का वॉल्यूम जो है उसकी लिस्ट बनती है, आप भी बनाते हो, शुभारंभ जो आपका होता है ना फर्स्ट डे वॉल्यूम का। उसके बाद आता है हमारा 1 हफ्ते बाद 7वें दिन, कि अगर आपका टारगेट है कि मुझे 1200 पीवी करना है तो 1200 पीवी का एटलीस्ट 25% जो है कम से कम, यानी कम से कम 300 ग्रुप वॉल्यूम जो है इट शुड बी ओवर बाय 7th ऑफ द मंथ। बाय दैट टाइम सारे प्रमोशंस भी आ जाते हैं, एमवे के ऑफर्स वगैरह भी, दे आर ऑल पब्लिश्ड बाय द टाइम। सेकंड थिंग इज अराउंड 17th ऑफ द मंथ, या 15 तारीख या 17 तारीख जो भी है, तब तक आपका 50% टारगेट पूरा करने की कोशिश कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 27th ऑफ द मंथ, ओके, कुछ लोग 25 करते हैं, कुछ लोग 27 करते हैं, लेकिन 27 तारीख तक तो डेफिनेटली 25 करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 27 तारीख तक आपका मंथली गोल अचीव हो जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज लास्ट के 2 या 3 दिनों में इफ यू आर हसलिंग फॉर द टर्नओवर ना, तो उस क्लोजिंग में फिर अगर आपको कुछ छूट भी जाता है तो आपको अचीव करने में आसानी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वेरी राइट सुमित जी, बहुत अच्छा, कितना अच्छा बात आपने कहा कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वी आर डूइंग हेल्थ सेशंस, ब्यूटी सेशंस, फिटमी कम्युनिटी, हैप्पी रिवर कम्युनिटी, तो जितनी भी चीजें हैं उनको यूज करके हमें बिजनेस को डेवलप करेंगे तो और मल्टीपल ग्रोथ आएगा। एंड ये भी बहुत अच्छा 7-17 जो आपने बात कहा सुमित जी। अब इस कड़ी में मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। जब लीडर्स के साथ में डिस्कशन कर रहा था कि कई बार टारगेट सेटिंग, हम आपसे भी डिस्कशन करते रहते हैं कि कई बार टारगेट सेटिंग तो आदमी बहुत एक्साइटमेंट के साथ करता है, बट फिर उसके बाद अराउंड और शुरू में कम्युनिकेशन भी बहुत प्रॉपर रखता है। ये सभी लीडर्स मेरे साथ बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि क्वेश्चन मैं जरूर पूछूं। और फिर धीरे धीरे ये होता है कि 10-15 तारीख तक आते आते वो आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है, कम्युनिकेशन भी थोड़ा लो हो जाता है।
उस ड्यूरेशन में कैसे हमें अपने आप को संभालना चाहिए, और काउंसलिंग वहां पर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज आपने अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की, वो बहुत ही कमाल की बात है। मोनिका ने और मैंने भी काफी लर्न किया कि जो उस ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब आपने टारगेट बनाया और आप अचीविंग प्रोसेस में हो, काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। नो 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 नो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि देखिए अमरीश, क्या होता है ना कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि महीने के बिगनिंग में पीपल आर मोर एक्साइटेड आफ्टर द सेट अ गोल। जी, ओके, एंड दिस हैपेंस नॉट ओनली इन एम्बे बिजनेस, इट हैपेंस इन ऑलमोस्ट एनी कंपनी एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन कि जो भी मंथ के बिगनिंग में लोग अपना गोल सेट करते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्साइटमेंट फर्स्ट 3-4 दिनों में, मैक्सिमम 1 वीक में होता है। अगर आपने वेट लॉस का भी गोल किया, आप नई नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो शुरू में जाके आपने तैयारी वेरी करी, सुबह अलार्म लगाया, ये वो दिस एंड दैट, सुबह 2-3 दिन तो जोश में होते हैं, उसके बाद धीमे 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 एक कहते हैं ना, वो एक बोर्डम आ जाता है कि इतना लंबा सस्टेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। इट्स नेचुरल, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ऐसा होगा। अब ऐसा होगा मान लिया, तो अब इसकी तैयारी क्या करनी चाहिए? बिकॉज तैयारी भी तो करनी चाहिए हम लोगों को। तैयारी ये करनी चाहिए कि पहली बात तो जो भी हमारा मंथ का टारगेट है, वो कहीं ना कहीं हमारे विजन बोर्ड के किसी ना किसी बर्निंग चीज से कनेक्टेड हो, कि आपको पता होना चाहिए कि ये टारगेट मैं लोग कर रहा हूं या कर रही हूं, मैंने लगाया इस महीने का, ये मुझे इस बीबीआई लेवल या इस सिल्वर या इस प्लैटिनम लेवल तक पहुंचने में मदद करेगा, जिससे मेरा विजन बोर्ड का ये वाला पूरा हो जाएगा जो ड्रीम है। समझ में बात? ये इट शुड बी कनेक्टेड टू योर पर्सनल गोल, नंबर 1। उससे इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। इंटरनल मोटिवेशन के साथ साथ एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है। और वो एक्सटर्नल मोटिवेशन कहाँ से मिलता है आपको? ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से मिलता है, ऑडियो से मिलता है, मीटिंग से मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा मिलता है काउंसलिंग से। क्योंकि मैंने क्या देखा है कि जब काउंसलिंग होती है ना, तो मुझे काउंसलिंग में बैठ के, जब मैं जाया करता था काउंसलिंग में अपने अपलाइन ल्यूरिगन जी के साथ, पैट कॉफन के साथ, वो तो दूर होते थे, इवन फोन पे काम करता था मेरे साथ, कि पहले तो काउंसलिंग में बैठने के बाद ना मुझे इजाजत मिल जाती थी उनसे कि मैं कुछ जो डाउट्स माइंड के हैं ना, या कुछ कुछ सता रही है चीजें, उनको मैं वहां क्लियर कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं कभी भी अपलाइन को फोन करके जो भी नेगेटिव आया बोलना शुरू कर दूं, मतलब बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ लाइफ। लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे बैठ के ना मेरे कुछ डाउट्स मैं उनके सामने क्लियर करता हूँ, अब परमिशन मिल जाती है मुझे, तो वो चीज दिल से बाहर निकल जाती है, यू नो। सेकेंड चीज क्या होता है काउंसलिंग में कि इट्स वेरी थेरेप्यूटिक बाय द वे। हाँ, व्हेन यू टॉक इट आउट समथिंग जो माइंड में सता रही होती है, तो बड़ा थेरेप्यूटिक होता है वो, यू आर टॉकिंग इट आउट। सेकेंड चीज जो मैं देखिए काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि काउंसलिंग में ना हमें क्लैरिटी मिलती है, हमारे वैलिडेशन मिलता है कि हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे को फॉलोअप में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं अपलाइन से बोलता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, और जहां उनका थम्स अप आ गया कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, या मान लो मैं उनको ये बोलता था, जैसे मेरे साथ अक्सर होता था कि मैं ल्यूरिगन को बोलता था, पैट कॉफन को बोलता था कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को लगता था कि वो मुझे बोलेंगे कि ये दिक्कत तुम्हें आ रही है, इसका मतलब है कि मतलब तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन टू माई सरप्राइज बहुत सी बार वो मेरी दिक्कत को सुन के पता है क्या बोलते थे? डोंट वरी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हमारे साथ भी होता था। अब मैं निश्चित हो गया कि यार उनके साथ भी होता था, मेरे साथ भी हो रहा, मतलब मैं सही जगह पे जा रहा हूँ। ये भी वैलिडेशन चाहिए होता है हम लोगों को, समझ में? सबसे बड़ा काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट पता क्या होता है? सबसे बड़ा, यू नो दैट योर अपलाइन केयर्स फॉर यू। मुझे उनका ना वो केयरिंग, एक उनकी एम्पैथी या उनकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपके घर में जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, रिलेटिव्स हैं, वो अच्छा ही चाहेंगे आपके लिए, लेकिन कौन आपकी एमबे बिजनेस में कितनी हेल्प कर पाएगा? जॉब में तो कोई हेल्प कर ही नहीं पाया था, यू आर ऑन योर ओन एट द मर्सी ऑफ योर बॉस। बट एमबे बिजनेस में देयर इज समबडी जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, और वो आपको गलत सलाह नहीं देंगे। तो वो एक केयरिंग एटीट्यूड जो उनसे मिलता है ना मुझे, वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे चाहिए था। इतना ही बोल देते थे ना कि वी बिलीव इन यू, कि तुम कर लोगे, सुमित डोंट वरी, सब अच्छा हो जाएगा, बस मेरे लिए उतना डोज काफी होता था। इसलिए ना ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए ना काउंसलिंग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए कि आप काउंसलिंग कर किसके साथ रहे हो। अगर आप यहाँ नए हो
तो हो सकता है आपके BFI 9% ही आपकी काउंसलिंग करें। अगर आप BFI 9 या 12% हो सकता है आपके BBI, अपलाइन BBI आपकी काउंसलिंग करें। हो सकता है आपके सिल्वर काउंसलिंग करें। हर व्यक्ति तो यहाँ जो बैठा है वो अपने एमरल्ड डायमंड के पास तो नहीं आ सकता ना वो। तो यू शुड नो हु यू आर काउंसलिंग। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपका काउंसलिंग अपलाइन भी बदलता रह सकता है। तो अल्टीमेटली whoever you go to counseling for, Amrish, that should be very clear, and at least once a week, if not, अगर आप बिजनेस में बहुत फास्ट काम कर रहे हो तो आपको इवन ट्वाइस अ वीक टाइम लेके, रैंडमली नहीं, टाइम लेके काउंसलिंग कर लेनी चाहिए। उस वक्त आपका स्ट्रक्चर आपको तैयार रखना चाहिए अपने पास कि कर क्या रहे हो जी। कोई मुझे काउंसलिंग के टाइम पे ये बोले ना कि सर मैं बहुत काम कर रहा हूँ, अरे भैया कितना काम किया, क्या किया, किससे बात करी, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, टेल मी। रैंडम क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं यहाँ पर। जी नहीं सुमित जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस जर्नी मेरे और मोनिका के साथ भी कई बार हुआ है कि किसी चीज को जो हम एक पर्टिकुलर माइंडसेट में होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ बात होती है और वो कुछ फ्यू मिनट्स की कन्वर्सेशन में ही हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ, जिसको मैं बड़ा सही समझ रहा था, ऐसा आपने कई बार हमें करेक्ट किया और उससे हमें बहुत फायदा हुआ है। तो इनफैक्ट कई बार हमें हेजिटेशन भी होता है आपसे बात करने में, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है। लेकिन जब भी हमारी आपसे बात होती है और कम्युनिकेशन होता है तो हमेशा एक वैल्यू एडिशन होता है, और अगर हम आउट ऑफ ट्रैक जा रहे होते हैं तो हमेशा हम ट्रैक पे आते हैं और बड़ा विजन मिलता है। तो ये आपने बहुत वैल्यूएबल इनपुट दिए सभी लोगों को, और मुझे लगता है कि उस गोल को जो आपने सेट किया है, चाहे वो ईयरली है, चाहे क्वार्टरली है, चाहे मंथली है, उसको अचीव करने में जब भी कभी भी आप आउट ऑफ ट्रैक जाएंगे, काउंसलिंग बहुत ही हेल्प करेगा सब लोगों को। थैंक यू सुमित जी। सुमित जी, लास्ट क्वेश्चन है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बस फायदा उठाता रहूं आपका, बट समय की अपनी बाउंडेशन है। तो बस लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि वी आर जस्ट दिस ईयर इज एंडिंग नाउ एंड सितंबर इज गोइंग टू स्टार्ट, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ। अब सब चीजें, हम कोरोना के फेज से बाहर आ गए हैं और सारी चीजें ऑलमोस्ट सेट हो गई हैं, और अभी एमवे का भी फिजिकल इवेंट्स होने शुरू हो चुके हैं, और डिजिटल पे भी सब लोगों को एक मैच्योरिटी आ गई है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करूं तो आपकी गाइडलाइंस में, चाहे हमारी फिटनेस कम्युनिटी है, चाहे हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छी शेप ले चुकी है। तो नेक्स्ट 2 मंथ से लेके दिसंबर तक क्या गेम प्लान होना चाहिए यहाँ पे BFI और BBI अचीवर्स हैं, कि वो नेक्स्ट ईयर अपना कम से कम एक प्लैटिनम का हम एक नया बैच जो निकालें उसमें वो लोग आ सके। सो व्हाट शुड बी द गेम प्लान, और वो कौन सी 3 चीजें हैं जिनको लोग ज्यादा ध्यान देंगे तो नेक्स्ट ईयर अपना वो गोल वो अचीव कर सकेंगे? मतलब आप ज्यादा भी बता सकते हैं, बट राइट। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये 2 महीने इंपॉर्टेंट है, और सितंबर से डेफिनेटली बिजनेस में बहुत चेंज आने वाला है, ये तो मैं देख रहा हूँ। एमवे अपनी तरफ से पूरी गियर्ड अप है, बिकॉज जैसा मैंने शुरू में बताया था कि अब वो अपने आप को एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं, एक न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड कंपनी, हेल्थ एंड वेलनेस बेस्ड कंपनी के बारे में ज्यादा देख रहे हैं। ऑफकोर्स हमारा बेसिक काम करने का तरीका डायरेक्ट सेलिंग का ही रहेगा। एमवे का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान जिसमें इतना इंप्रूवमेंट आया है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। हम वैसे की पहले की तरह ही लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, अपनी कम्युनिटी बनाएंगे। देखो, कम्युनिटी वर्ड को ना आप ऐसा समझो कि कम्युनिटी मीन्स कनेक्टिविटी, जिनके साथ आप, हम लोग ऐसा नहीं कि कोरोना से पहले, पैंडेमिक से पहले कम्युनिटी नहीं बनाते थे, पहले भी हमने कम्युनिटी बनाई हुई है, लेकिन उनको हम लोग कम्युनिटी का नाम नहीं दिया करते थे, वो नाम कुछ और होता था। अब हम उसी चीज को कम्युनिटी बोल रहे हैं। मतलब जहां पर भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो, चाहे पार्क में मिल रहे हो, चाहे ऑनलाइन मिल रहे हो, जैसे भी मिल रहे हो, वो आपकी कम्युनिटी है, जिसमें आपके बिजनेस पार्टनर्स, डाउनलाइंस भी हैं और आपके कस्टमर्स भी आ जाते हैं। ठीक है ना? कम्युनिटी में एक अपनापन इस शब्द में होता है, इसलिए हम इसको कम्युनिटी बोल देते हैं। उसमें कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। ठीक है ना? तो कम्युनिटी इसलिए हम लोग शब्द यूज कर रहे हैं। तो जो भी आपका कम्युनिटी है इस वक्त, अम्बरीश एंड मोनिका, आई एम वेरी इंप्रेस कि आपने हेल्थ, वेलनेस और वेट लॉस पे जो फिट मी कम्युनिटी शुरू करी है, मैं उसकी सारी एक्टिविटीज देखता हूँ, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया है। इसमें आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो आपने हैप्पी रिवर कम्युनिटी शुरू करी है, बहुत बढ़िया आइडिया है उसका, दैट्स फैंटास्टिक। और साथ साथ जो हेल्थ एंड ब्यूटी के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उन्हें करते रहिए। ये सब चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आने वाले साल में ना एमवे अपने आप को हर तरीके से बदलेगा। और देखो, जिन एक्टिविटीज पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जहां लोगों को फायदा मिलेगा, तो अपने आप वो लोग उन चीजों को डुप्लीकेट करेंगे। आप जो कर रहे हो ना वही करते रहिए, कीप इट सिंपल,
लोग उसको फॉलो करते रहेंगे और जैसे जैसे लोगों को रिजल्ट मिलेंगे लोग अपने आप वो चीजें करेंगे। पुराना लोगों के दिमाग से धीमे धीमे उतर जाएगा, क्योंकि नए काम में जहां रिजल्ट्स मिलेंगे ऑटोमेटिकली लोग उसको करेंगे, बताना भी नहीं पड़ेगा, जिसमें उनको रिजल्ट मिलेंगे अपने आप करेंगे। तो आज की तारीख में लोग ना पैसे हाथ में लिए घूम रहे हैं क्योंकि उनको सोल्यूशंस चाहिए अपनी लाइफ इंप्रूव करने के। राइट। कम्युनिटी में लोग क्यों जुड़ना चाहते हैं? बिकॉज लोगों को कनेक्टिविटी चाहिए, बिकॉज लोग ना जुड़ना चाहते हैं लोगों के साथ, जहां उनको पॉजिटिव ख्याल मिले, जहां पर उनको लाइफ की में कुछ अच्छी बातें सुनने को मिले। आज लोग कटे कटे महसूस हो रहे हैं, जॉब्स में भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इसलिए हम लोग ना क्या करते हैं, लोगों को कम्युनिटी में जोड़ते हैं, जहां पर हम लोग उनको बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं, मेंटल हेल्थ के बारे में, पर्सनल ग्रोथ के बारे में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको और भी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। तो लोगों को एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाता है। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ना, मुझे क्या लगता है कि आने वाले साल में आप सब लोगों को अपना प्लैटिनम का गोल रखना चाहिए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं है जो अगले साल प्लैटिनम नहीं जा सकता। एवरीबडी कैन मिनिमम गो प्लैटिनम नेक्स्ट ईयर, गारंटेड है, गारंटेड है। करना क्या पड़ेगा? एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, मंथली गोल सेट करने पड़ेंगे। और देखो दोस्तों, आपको बता दूं, आप अगर मन से गोल सेट करोगे ना, सच्ची बता रहा हूं, एक्टिविटी अपने आप होगी, रिजल्ट भी आएंगे, क्योंकि पूरा मार्केट खाली पड़ा है। आपने जिस अपने पड़ोस में किसी अंकल जी को या किसी भाई साहब को 5 साल पहले एमवे के बारे में बात करी होगी, उसने मना कर दिया होगा, ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज इंटरेस्टेड नहीं है, आज भी इंटरेस्टेड है वो, आप ही उसको शर्मा रहे हो बात करने में। तो कहीं ना कहीं पर आपके मोहल्ले में, आपके परिचित लोगों में लोग आज भी प्रोटीन पाउडर नहीं यूज कर रहे, और देखना एक दिन वो किसी और कंपनी का प्रोटीन पाउडर घर पे लेके आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। लोग मुझसे कभी कभी बात करते हैं कंपटीशन बढ़ गया। यार बताओ, किस चीज में कंपटीशन नहीं बढ़ा है? कोई ऐसी फील्ड है जहां कंपटीशन नहीं बढ़ा है? मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक फ्रेंड है जो मैकिंजीज में काम करते हैं, बहुत बड़ी कंसल्टिंग, उनका मैसेज में पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि जो आर्किटेक्ट्स है ना, आर्किटेक्ट्स तो नक्शा बनाया करते हैं, उनको पता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके मुताबिक नक्शा बनता है, ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स है। वो बताया था कि सारा का सारा काम आर्किटेक्ट का जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाली है। यानी आर्किटेक्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद। अब अच्छा आर्टिकल है और क्रेडिबल जगह से आया, तो मैं अनुमान लगा रहा था कि यार अगर आर्किटेक्ट खत्म हो गए तो बताओ कितने सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे। अब कोई आर्किटेक्ट बोल सकता है कि यार ये गलत काम हो रहा है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए। अरे भैया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अब आपकी जरूरत नहीं है, आप कुछ और देखो ना कुछ। तो कभी भी ये मत बोलो मेरे को एमबीए में कि यार कंपटीशन बढ़ रहा है। लोग मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, प्रॉब्लम मुझे भी पता है क्या है, मुझे भी पता है कंपटीशन हमें ऑनलाइन पोर्टल से है, यहाँ से वहां से, कहां से नहीं है। गेट यूज टू इट, दिस इज व्हाट लाइफ इज। अब आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। एमबीए लीडरशिप के पैसे देती है, एंड लीडर्स आर सोल्यूशन फाइंडर्स। वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना जानते हैं। लीडर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी क्वालिटी, उसके वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। उसका फोकस ये होता है कि मुझे इसका सोल्यूशन कैसे निकले। तो एक्टिविटी बढ़ाइए और सब लोग प्लैटिनम जा सकते हैं। काम करने की स्पीड बढ़ाइए, यू कैन डू इट। आई नो एमवे विल फाइंड इट्स लीडर्स। आई होप कि वो लीडर्स आप सब लोग बने, बजाय कहीं और से उनको मिलने शुरू हो जाए। थैंक यू सुमित जी, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। और आज का सेशन बहुत बहुत स्पेशल रहा। मैं पूरी टीम के बिहाफ पे स्पेशल थैंक्स आपको कहूंगा, और डेफिनेटली ये टीम पूरा कमिटमेंट करती है। मैं सारी टीम के बिहाफ पे ये कमिटमेंट करता हूं आपसे कि ना केवल हम इन 2 मंथ को बहुत अच्छे से जो आपने गाइड किया यूटिलाइज करेंगे, और अगले साल एक बहुत बड़ी ग्रोथ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लेवल पे आएगी, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे लेवल का रहेगा। सो नाइस ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा पांडे जी को कि वो सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएं। बट बिफोर इट, पांडे जी, रवि को मैंने चार्ज दिया है कि जो इस बार के ऑफर्स हैं वो एक बार सबको शो करेंगे, और उसके बाद हम एक छोटा सा स्ट्रेटेजी मीट करेंगे। ग्लूकोजमिन के ऑफर को लेकर मैं कुछ बातें करूंगा, उसके बाद हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। बट उससे पहले सुमित जी को एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हम लोग थैंक्स बोलेंगे। Thank you, sir. Thank you. So nice of you. Love you all. Take care. Bye for now. Thank you, sir. Thank you. Right. So, रवि जी से चाहेंगे कि रवि जी
सर गुड इवनिंग, मैं शेयर कर रहा हूँ। जी जी। शायद विजय जी की आवाज आ रही थी, को होस्ट या। सर मैं ही शेयर कर रहा हूँ। ठीक है विजय। ओके, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और जैसे कि आपको पता है कि एवरी मंथ हमारे कुछ प्रमोशंस आते हैं, तो इस महीने कुछ नए प्रमोशंस हमारे आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लीडरशिप में है। स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजय जी, विजुअल। ओके, थैंक यू। सबसे पहला हमारा जो प्रमोशन ऑफर है वो विटामिन डी का है। बहुत ही हमारा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, जिसके अंदर 25% एक्स्ट्रा जो विटामिन डी के टैबलेट्स हैं ये हैं। इसके अंदर 75 पैक का जो आपको पैक मिल रहा है, वैसे 60 का आता है। और इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही है। 1328 इसका प्राइस है और 1567 इसका एमआरपी है फिलहाल। सेकेंड हमारा बहुत जो डिमांडिंग जॉइंट्स के लिए और हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो बहुत डिमांड में रखते हैं इस प्रोडक्ट को, आप स्टॉकिंग भी कर सकते हैं इसकी। 25% एक्स्ट्रा है। ग्लूकोजामाइन HCl है जो कि एक्स्ट्रा टैबलेट्स के साथ आ रहा है। 151 टैबलेट्स इसके अंदर आपको मिल रही है। 150 टैबलेट्स इसमें आपको मिल रही है और इसके लिए आपको 89 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है सिर्फ एक्स्ट्रा टैबलेट्स के लिए। फिर जो हमारा आर्टिस्ट्री का ऑफर है, ये इसमें आपको पता है कि अगर आप सेकेंड विटामिन सी का जो फॉर्मूला है उसको खरीदते हैं, उसमें आपको 65% का ऑफ मिलता है। ये भी कंटिन्यू है ऑफर हमारा, जिसके अंदर अगर आप शेविंग फॉर्म खरीदेंगे और एक कार्ट्रिज, 2 कार्ट्रिज, तो 647 का जो करीब 2000 रुपीज का टोटल पैक है वो आपको 647 रुपीज के अराउंड कॉम्बो में मिलता है। बाकी हमारा एटमॉस्फेयर मिनी के साथ जो वैक्यूम क्लीनर का ऑफर है वो कंटिन्यू है, चल रहा है। तो दिस मंथ ये हमारे ऑफर है, बट सबसे ये कुछ न्यू लॉन्च हमारे प्रोडक्ट्स थे, वो अभी भी कंटिन्यू है। अगर आप उन्हें चाहें तो खरीद सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक ऑफ होते हैं, तो अगर आप चाहें तो उनको स्टॉक कर सकते हैं। लास्ट में न्यूट्रलाइट का जो हमारा क्लब है ऑफर वाला, उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो जैकेट मिलने वाली है इस बार, उसका 1 मंथ कंप्लीट हो गया है और 2 मंथ्स अभी बचे हैं, तो आप 100 पीवी अपने न्यूट्रलाइट में कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय जी। और अब हम सर को इनवाइट करेंगे कि थोड़ा सा हमें स्ट्रेटजी बताएंगे ग्लूकोसामाइन HCl पे कैसे हम सब लोग काम कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू रवि, थैंक यू। और कल हमारे डाइटिशियन सेशन में भी प्रमोद जी ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की थी दोस्तों, और मैं कल भी ये बात कर रहा था कि आफ्टर प्रोटीन डेफिशिएंसी, राइट, देखिए लीडर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे हैव टू बी प्रोएक्टिव इन द बिजनेस। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, और बीइंग अ बिजनेसमैन हमें हमेशा लेना चाहिए। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में आज की डेट में, वो बोन हेल्थ को लेकर है। लोगों की बोन्स जो है वो वीक हो रही है, राइट। एज पर द डाटा इस टाइम मोर देन 50% एडल्ट्स हैव द प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो जब विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है तो बोन्स आपकी ऑटोमेटिकली वीक हो जाती हैं, और उसका एक बड़ा इफेक्ट ये आता है कि हमारे नी प्रॉब्लम या जॉइंट प्रॉब्लम हमारा शुरू हो जाता है। और अगर आप देखें तो आप में से हर व्यक्ति अपने घर के आसपास के सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो नी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और मैं अपने पिछले 20 साल के ग्लूकोजामिन के एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बता सकता हूं कि विद ऑल द रिस्पेक्ट टू द मेडिसिन इंडस्ट्री, पूरी रिस्पेक्ट के साथ डॉक्टर्स को, कि डॉक्टर्स के पास एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है इस प्रॉब्लम का। और हमेशा हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो ये जो ग्लूकोजामिन प्रोडक्ट है हमारा, ये ना केवल प्रिवेंशन में हमें हेल्प करता है। तो अगर आप में से जो भी व्यक्ति 30 प्लस हैं, 35 प्लस हैं, उनको ग्लूकोजामिन साल में कम से कम 2-3 महीने तो जरूर ले लेना चाहिए, इससे पहले कि हमें प्रॉब्लम जनरेट हो। तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस की,
इवन रोमेटिक आर्थराइटिस की, रोमेटिक आर्थराइटिस में हम बहुत सारा कॉम्बिनेशन देते हैं, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो इमीडिएट रिजल्ट आपको मिलता है अगर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का आपको नी प्रॉब्लम चल रहा है। तो ग्लूकोजामिन उसमें रामबाण है। इनफैक्ट मैं अपने एक्सपीरियंस में 1000% गारंटी देता हूं, अगर किसी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वो ग्लूकोजामिन को अगर यूज करता है तो फायदा मिलेगा। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो कल भी मैं सेशन में बता रहा था कि आई एम अ रेगुलर बैडमिंटन प्लेयर, लास्ट 20 ईयर्स से हम बैडमिंटन खेलते हैं और अच्छे लेवल का हम बैडमिंटन खेलते हैं। तो मैं पिछले 20 साल से ऑलमोस्ट ग्लूकोजामिन को कंज्यूम करता हूं। तो जब मैं अपनी फिटनेस को देखता हूं कंपैरेटिवली जो लोग हमारे साथ बैडमिंटन खेलते हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे बैचेस मेरे सामने चले गए, लोग आते हैं एक्साइटमेंट में खेलते हैं और उनका कैरियर ज्यादा से ज्यादा 7 साल का या 10 साल का होता है, उसके बाद उनके नी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है और फिर वो गेम छोड़ देते हैं। लेकिन जो भी लोग मेरे वहां पे साथी ग्लूकोजामिन रेगुलर ले रहे हैं, वो ना केवल हेल्दी हैं बल्कि उनका गेम और फ्लेक्सिबिलिटी लगातार इंप्रूव होती जा रही है। तो ये एक बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो आप स्ट्रेटेजी बनाइए और हम 4 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपको यहां पर बताएंगे नी हेल्थ के लिए और जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसके लिए भी। नंबर 1 ग्लूकोजामिन, सेकंड आपका ओमेगा 3, तीसरा आपका कैलमेक डी और विटामिन डी। और अच्छी बात यह है कि इस मंथ ग्लूकोजामिन पे और विटामिन डी पे दोनों पे हमें ऑफर अवेलेबल है। अगर आप किसी को भी नी का प्रॉब्लम है अपार्ट द डेली एंड प्रोटीन, अगर उसकी अफोर्डेबिलिटी है तो डेली और प्रोटीन उसको जरूर रिकमेंड कीजिए। लेकिन अगर नहीं भी है तो अगर आप ये 4 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन उसको देंगे आप, तो ये 60 पीवी जनरेट करके आपको देता है। तो इफ यू जस्ट फाइंड आउट दिस मंथ एक्स्ट्रा 5 पीपल, अगर आप 5 ऐसे लोगों को गोल लेकर चले या उनका लिस्ट बनाए कि कौन ज्यादा एजेड लोग हैं आपकी सर्किल के अंदर, उनकी एक अलग से लिस्ट बनाइए और उनको अप्रोच करिए और जैसा सुमित जी हमें गाइड कर रहे थे कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए उनको। तो मैं आप सबको गोल दूंगा अपनी टीम में, राइट। जो भी लोग यहाँ पे अगर क्रॉस लाइन से हैं, हमारे लव लाइन से हैं, तो वो अपने अपलाइन से जरूर डिस्कस करें स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले। लेकिन अगर आप 5 नए कस्टमर फाइंड आउट करते हैं और उनको आप ये पैकेट ऑफर करते हैं विद दिस ऑफर, तो आप 300 नया पीवी जनरेट कर पाएंगे। यानी आप में से जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं सब अपने बिजनेस में 30% तक का ग्रोथ लेकर आ सकते हैं थ्रू दिस ऑफर ओनली। बट वी हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग की जरूरत है, जैसा सुमित जी ने बताया एक गोल की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोएक्टिव रहते हुए एक्शन करने की जरूरत है। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, राइट, उनको आप अप्रोच करें और कम से कम 3 पैक परचेज करने के लिए मोटिवेट करें। दिस इज द सेकेंड स्ट्रेटेजी कि आप अपना एटलीस्ट 6 मंथ का जो ग्लूकोजामिन का पूरा पैक है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे भी आप एक्स्ट्रा पीवी जनरेट कर सकते हैं और जो नए कस्टमर आप लेकर आएंगे उनके साथ आप 300 पीवी, तो वो आप उनके साथ, कुछ लोग क्वेरीज पूछ रहे हैं, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म कि क्वेरी को हम हैंडल करेंगे। यू कैन बी इन टच विद योर हेल्थ कोचेस, आप अपने अपलाइन के साथ टच में रहें, वो आपको बेटर आंसर देंगे। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी। तो मेरा आपको ये यहाँ पे मैसेज है कि एटलीस्ट फाइंड आउट द 5 न्यू कस्टमर, क्रिएट 300 एक्स्ट्रा पीवी। देखिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि अगर हमारी कैपेसिटी, हम लोग नॉर्मली 200 पीवी कर रहे हैं या 300 पीवी कर रहे हैं, तो जब ऑफर आता है तो हमारा पीवी बढ़ना चाहिए। कई बार हम उसी पीवी को करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यार पिछला महीना तो हमने 200 किया था, इस बार भी 200 हो गया। लेकिन इफ यू आर अ बिजनेसमैन एंड इफ यू आर अ ट्रू बिजनेसमैन, तो आपका ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी सुमित जी ने हमें गाइड किया कि एटलीस्ट 5 नए एडीआर हमें ऐड करने चाहिए अपने बिजनेस के अंदर। तो इस मंथ मेक अ गोल, मेक अ टारगेट कि हम सब लोग कम से कम 5 लोगों को नी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे और उनको ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल कराएंगे। और जो हमारे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको एक छोटा स्टॉक नेक्स्ट 3 मंथ का या 6 मंथ का अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट
परचेज करने के लिए मोटिवेट करेंगे और देखेंगे उससे इसी मंथ में 7 तारीख तक आपके बिजनेस के अंदर पहली क्लोजिंग बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे, जो राइट फाउंडेशन होगी आपके इस मंथ के गोल को अचीव करने की। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जब भी आप अपना पर्सनल पीवी बढ़ाते हैं तो आपकी पर्सनल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है दोस्तों, और पैसे से ज्यादा मोटिवेट आपको कोई और चीज नहीं करती। तो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाइए, मेक अ स्ट्रेटेजी विद योर अपलाइन, एक्शन डालिए बहुत सारा और अपने गोल्स को अचीव करिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। विद दैट आई विल इनवाइट मिस्टर बीडी पांडे टू क्लोज दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसा सर ने कहा कि भी 5 नए कस्टमर्स क्रिएट करने हैं, और हमें अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम सब लोग, हमें पता है कि हमारे पास एक स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास स्टॉक नहीं होगा तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई कस्टमर प्रोडक्ट मांगेगा और आपके पास नहीं होगा, तो जिसके पास स्टॉक होगा वो उसको प्रोडक्ट दे देगा। तो हो सकता है आपका ही कस्टमर किसी और के पास चला जाए। तो इसी के साथ अब यहाँ पे हम लोग मीटिंग फिनिश करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन है सर, जो अभी हमारी कमिंग फ्राइडे मीटिंग है उसमें हम टीम मीटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, टीम मीटिंग कर रहे हैं। राइट, जो अभी प्लान भी रहेगा और टीम मीटिंग। कमिंग फ्राइडे जो है उसमें हम टीम मीटिंग कर रहे हैं। प्लान रहेगा फॉलोड बाय द टीम मीटिंग्स। तो उसके लिए हम प्रिपेयर करें, और अगेन हम अपना फर्स्ट वीक की जो क्लोजिंग है उसके लिए तैयार हो जाएं। आज हमारा 2 तारीख है, अगर अभी भी शुभारंभ नहीं हुआ है तो आज 12 बजे से पहले उसको कर लें और फर्स्ट वीक की क्लोजिंग के लिए तैयार हो जाए। तो सो यहाँ पे हम लोग सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल।